नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी मेंस निबंध जो छत्तीसगढ़ लेवल के उन पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से निबंध आ सकते हैं, कैसे लिखना है और क्या अप्रोच रहना चाहिए। मतलब ये रिवीजन टाइप का एक वीडियो रहेगा। सबसे पहले तो आप लोग बोल रहे थे कि भैया कौन कौन सा हॉट टॉपिक है, पहले ये बता दो। तो जो अभी तक का ट्रेंड है, एक तो छत्तीसगढ़ बजट। देखो, बजट हर दूसरे साल आ ही जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए और वो हर जगह यूज़ होता है। अगर यहाँ नहीं आया तो 8 नंबर का सवाल आ जाएगा। दूसरा, नक्सलवाद खूब चर्चा में है। नक्सलवाद से आ सकता है सवाल, मतलब निबंध आ सकता है, और हर साल अपन सोचते हैं, लेकिन इस बार तो और ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इस बार नहीं आया तो फिर आगे फिर नहीं आएगा। तीसरा, नक्सलवाद के कारण ही जो चर्चा में एरिया आ गया है वो है बस्तर। तो आपको बस्तर पता रहना चाहिए। बस्तर से संबंधित कुछ भी आ सकता है। एक बस्तर 2.0 एक डॉक्यूमेंट आया था, मतलब अपने सरकार प्रस्तुत की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। बस्तर पंडुम भी चर्चा में है, और बस्तर ओलंपिक, जिसको अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स बोल दिए, वो चर्चा में है। तो तीसरा टॉपिक आपका ये हो सकता है। चौथा, ये भी चर्चा में अभी खूब, उसके लिए निबंध भाषण सब हुआ। छत्तीसगढ़ का जो रजत जयंती मना 25 वर्षों की विकास यात्रा, वो पूछा जा सकता है। और उसी से रिलेटेड मेरे को लगता है कि 25 वर्षों की विकास यात्रा मतलब पिछला 25, और अभी हम 2047 में अंजोर विज़न वाली चीज़ है। तो ये अंजोर विज़न ना आपको पता रहना चाहिए, ये आपके किसी भी ऐसे में काम आ जाएगा। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये सब टॉपिक अगर आप पढ़ के जाओगे तो कुछ नया ऐसे भी आएगा ना, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो है नई औद्योगिक नीति। पिछले बार ठीक ठाक इसकी संभावना थी आने की, नहीं आ पाया, तो इस बार आ सकता है। तो पाँच ही पाँच बोल रहे हैं, तो पाँच तो ये हो गए। अब आपको और कुछ कुछ लग रहा है तो बाकी को मैं बोलूँगा यार एक बार देख लेना। जैसे मान लो, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं ना। जैसे अवैध धर्मांतरण अभी चर्चा में था थोड़ा सा। नया रायपुर थोड़ा सा चर्चा में है। नया रायपुर स्टेट कैपिटल रीजन, कमिश्नरी व्यवस्था जो चालू हुई। तीसरा, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, जैसे महतारी वंदन योजना, महतारी वर्ष जो था, तो महिलाओं के मुद्दे, जनजातियों के मुद्दे, कृषि से रिलेटेड मुद्दे, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, जिसको, क्योंकि आप लोग क्या आ रहा है मैसेज कि भैया एक बना दो, बता दो, तो थोड़ा तो चर्चा कर ही लेते हैं। जो अपने से पढ़ रहे अपने से ही पढ़ना, हर बार मैं ये बोल रहा हूँ। ये केवल उनके लिए है जिनको ऐसा लग रहा है कि हमसे नहीं हो पा रही पढ़ाई, या एक आध 2 घंटा चलो टहलते घूमते देख लेते, उनके लिए है बस। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग डालते रहते हैं, कुछ नए नए और पीडीएफ आते हैं, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, इसमें मैसेज कर देना अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो, जुड़ जाइएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, शुरू में ही थोड़ा सा अप्रोच तो पता रहना चाहिए आपको कि करना क्या है। देखो, सबसे पहला काम ये है, शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कर लेना कि सबसे पहले तो ये कर लेना कि यार पेपर 1 के बाद जो गैप रहेगा, उससे पहले भी, अब जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, अब पेपर 2 को कम से कम 3-4 घंटा दो। पहला काम ये करो, मतलब ये मत करो कि अब छोड़ देते हैं देखा जाएगा। 3 से 4 घंटा दो। ये ऐसा पेपर है जो आप साल भर नहीं पढ़ते, बाकी तो बहुत पढ़े हो ना, ऐसे को कितना पढ़े हो। तो पहला काम तो समय दो यार, आधा समय दो, और बाकी 4 से 5 घंटा पेपर 1 को दो। बाकी आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, बाकी कुछ छूटा भी है तो आधा घंटा 1 घंटा दो, उससे ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि जैसे ही आपका पेपर 1 होता है, उसके बाद थोड़ा सा आपको समय मिलता है, तो बहुत ना समय इधर उधर घूमने फिरने, खाना खोजने में मत लगाना। क्योंकि पेपर 2 में थोड़ा पढ़ते हो ना तो आउटपुट मिल जाता है। तो अपना या तो ले जाना या पहले से व्यवस्था करके रखना। कोई दोस्त होगा ना जिसका मेंस इस बार नहीं दिला रहा होगा, तो उसको सेट कर लेना कि भाई तू आ जाना पेपर 1 के बाद। वो आ जाएगा आपका नाश्ता वास्ता लेके। उसको बोल देना डिप्टी कलेक्टर बनूंगा तो तेरे को भी समझाऊंगा। वैसे आ जाते हैं, अच्छे दोस्त आ जाते हैं। घर वालों को बुला लेना। अभी ना सबका यूज़ करो, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी कोई वो मत करो। 2-2 मिनट बचाने की कोशिश करो। ऑटो से ज़्यादा अगर कैब में आपको सुविधा है तो कैब में जाओ। हेलीकॉप्टर है किसी के पास, हेलीकॉप्टर से जाओ। अब मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि सुविधा लो पूरी अगले 4 दिन जो मेंस के टाइम है।
महंगा खाना खरीदो, बिस्लेरी की बोतल ले लो, गर्मी लग रही है यार ठंडी वाली बोतल ले लो ना, चिल्ड वाली, ठंडी रहेगी आपके सेंटर में। तो ऐसा कुछ भी करो, तो किसी को बुला लेना, समय मत गंवाना। और वो जो गैप रहेगा, गैप में थोड़ा पढ़ लेना, कि मतलब ऐसा मत सोचना कि पढ़ने से नुकसान है, थोड़ा पढ़ लेना, वो याद रहता है। अब आपको क्या होगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा या आंसर शीट मिलेगी। आंसर शीट मिलेगी तो पहले रोल नंबर ध्यान से भर लेना और उसी में पलटा के देख लेना। ऐसे तो लिखा ही रहता है, क्वेश्चन पेपर में भी लिखे रहता है, आंसर शीट में भी लिखे रहता है। तो इस नाम से कि मैं ये देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि सही छपा पा है कि नहीं, चारों ऐसे देख लेना कि कौन से कहाँ पे हैं। दूसरा काम ये। अब सबसे बड़ा काम जो है वो है आपको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट क्या करना कि कौन कौन से ऐसे आपको बनाना है। अच्छी स्थिति तो ये रहती कि आपसे 4 ऐसे 2 ही बन रहे हैं तो बात ही ख़त्म हो गई, बाकी 2 बन ही नहीं रहे। लेकिन दोनों स्थिति में बता रहा हूँ, मतलब नेशनल में भी छत्तीसगढ़ वाले में भी। अब स्थिति ये है कि मान लो एक तो आपसे बन रहा है कि छत्तीसगढ़ बजट या नक्सलवाद आ गया, वो आपसे खूब अच्छे से बन रहा है, तो वो तो आप ओके कर दो कि ये पहले लिखूँगा। अब दूसरा जो ऐसे है वो अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन सा लिखूं, या तो हो सकता है कि दोनों बराबर बनते हो, कि आप बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक दोनों आए, अब आप क्या लिखें, तो आप दोनों में कंफ्यूज हो, तो आप ना दोनों के पॉइंट्स या तो पीछे रफ में लिखने की कोशिश करो या दिमाग में याद करने की कोशिश करो कि ज़्यादा पॉइंट आपसे किसके बन रहे हैं। तो आप सोचो दिमाग में कि यार किसके ज़्यादा पॉइंट पता है, जिसके ज़्यादा पॉइंट हेडिंग सब हेडिंग पता है उसको फाइनल करो। और एक बार फाइनल कर लो ना तो फिर ज़्यादा मत सोचो। एक और तरीका रहता है कि काटते जाओ, कि मान लो कुछ आ गया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वो आपसे नहीं बनता तो उसको काट दो, जो फिर बचा उसको कर लो। तो बहुत मतलब इसमें भले आपका 5 से 10 मिनट लग जाए, लेकिन ऐसे सेलेक्ट ध्यान से करो। अगला काम ये है, ऐसा कोई टॉपिक मत ले लो जैसे पिछले बार बहुत लोग सांस्कृतिक प्रदूषण ले लिए थे और उनको सांस्कृतिक प्रदूषण का मतलब नहीं पता था। तो ऐसा मत लो ना यार, दूसरा ले लेते, रामसर साइट लिख लेते, उसके बारे में कुछ तो पता था ना आपको। यहाँ तो बिल्कुल फंस गए ना आप। तो ऐसा कोई टॉपिक मत लेना जिसके बारे में आपको ना पता हो, बाद में फिर टेंशन लोगे, परेशान होगे, तो वो मत करना। तो अब दूसरा काम आप टॉपिक सेलेक्ट कर लिए। तीसरा, एक ब्लंडर मत करना। मेंस लिखने वाले बच्चे ऐसा करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता और फिर आगे का पेपर ख़राब होता है। क्या कि एक बच्चा भी किया कि लिखे रहता है चारों ऐसे, आपको जो बनाना है आप उसमें ऐसे करके टिक करो और वो ऐसे यहाँ पे लिखो। फिर दूसरा वाला जगह रहती है नेशनल वाली, वो टॉपिक लिखो और वो ऐसे लिखने लगो। टॉपिक लिख देना ऊपर, फिर से लिख देना, वो अच्छा रहता है, सामने वाले को पता लगता है। ये क्या कि जो नेशनल ऐसे वाली जगह थी ना, वहाँ छत्तीसगढ़ का ऐसे लिख दी, वो भी ब्लंडर है ना, क्यों लिखोगे आप ऐसा। तो ये सब छोटी मोटी गलतियाँ मत करना, जिसकी जहाँ जगह है वहीं लिखना, ऊपर बढ़िया से लिख देना टॉपिक और उसके बाद लिखना। जो ज़्यादा अच्छा बनता है उसको पहले लिखना। वैसे उसका कोई मतलब नहीं है, चारों ऐसे अलग अलग व्यक्ति ही चेक करेंगे, एक ही व्यक्ति चारों चेक नहीं करेंगे, तो भी आपका कॉन्फिडेंस के लिए वो ज़रूरी है। एक बच्चा ऐसे ही मैसेज किया कल कि भैया मैं ना ऐसे की जो जगह रहती है मेरे पास कंटेंट और ज़्यादा रहता है, जगह कम पड़ जाती है। तो जगह कम पड़ रही तो आप कर सकते हो, पॉइंट वाइज लिखो, बीच में जगह खोल दो, ऐसा कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम बना दो कि भाई जगह कम, जगह में ज़्यादा चीज़ लिख सको। लेकिन ये मत करना कि आप उसको लिखने के चक्कर में आपके दूसरे ऐसे में आप 2 पेज छोड़ दिए, 1 पेज छोड़ दिए। तब चारों ऐसे बराबर लिखना है। उसके लिए क्या करना है, सीधा सा वैज्ञानिक तरीका। आपके पास 180 मिनट है, चलो 10 मिनट में काट देता हूँ, साइन करना बाकी चीज़ें। 170 मिनट हैं, बटे 4 कर दो, कितना होता है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। एक ऐसे के लिए करीब 42 मिनट हैं आपके पास। तो 42 मिनट में जितना लिखा रहा है उतना ही लिखो। ऐसा मत करना कि एक ऐसे, और ऐसे बहुत लोग करते हैं, मैं भी किया था पहली बार में और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। एक ऐसे 1 घंटे में लिख रहा है, दूसरा फिर 50 मिनट में लिखते हैं, तीसरा 40 मिनट में लिखते हैं और आखिरी ऐसे के लिए 20-25 मिनट बचता है। तो भाई नंबर तो सब में बराबर है ना, आप 1 घंटे लिख के भी आपको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सीधा सा विज्ञान है कि 1 घंटे ज़्यादा लिखोगे तो हो सकता है जितना मिलता उससे 4 नंबर ज़्यादा मिल गया, लेकिन जिसको आप 10 मिनट कम लिखे जितना मिलता उससे 10 कम मिल गया,
तो 10 कम मिला और 4 ज़्यादा मिला, मतलब 6 नंबर का तो आपको नुकसान हो गया ना। तो ऐसा नहीं करना है। और क्या कर सकते हो, एक चीज़ जो करते हैं जनरली, कि ऐसे का ना सब पॉइंट बना लो। मतलब जैसे आप चुन लिए कि मेरे को ये ऐसे लिखना है बजट, तो पीछे रफ में ना पॉइंट पॉइंट लिख लो। और वो आपको अभी काम करना है। अभी आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच लो कि बजट में मेरे को क्या क्या लिखना है। बजट पहले इंट्रो लिखूँगा, फिर अपना मतलब क्या बोलते हैं 7 पॉइंट है वो लिखूँगा, मुख्यमंत्री के 4 मिशन है वो लिखूँगा, सेक्टर वाइज लिख सकता हूँ, कृषि में क्या है, उद्योग में क्या है, बस्तर में क्या है, ऐसा करके इस टाइप का लिखूँगा। आलोचनाएं लिखूँगा, चुनौतियाँ लिखूँगा, ये सब लिखूँगा मैं। तो आप ना हेडिंग सब हेडिंग बना लो पहले से। कोई नया ऐसे भी आ गया उसकी भी बना लो पहले से। अगर आप फ्रेमिंग कर लोगे ना तो फिर वो ऐसे ज़्यादा अच्छा बनता है। अगली चीज़ ये ध्यान रखो। और एक काम कि अभी से दिमाग में बना के रखो कि ऐसे ना 2-3 तो बाउंसर आएंगे, जो मेरी भी गट फीलिंग बोल रही, मेरे को लग रहा है कि यार अब वो वाला नहीं आएगा अपन ये जो, इसीलिए इस बार मैं ज़्यादा ऐसे भी दे दिया कि भाई इनमें से कुछ फंस जाए। कि अब वो वाला समय गया कि पीएससी आप 5 ऐसे पढ़ के जाओ और 5 में 2 आ जाएं, मतलब संभावना कम है, उनकी भी बेइज्जती होती है ना। आज से 2 साल पहले मैं 7 ऐसे का पीडीएफ डाला था, उसमें से ना 5 ऐसे फंस गए थे। तो ये पीएससी की बेइज्जती नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 7 ऐसे भेज रहा है, 5 फंस गए। तो इसलिए उन लोग ना अपनी इज्जत बचाने के लिए अब थोड़ा सा नया चीज़ करेंगे। अब वो ना बचाएं ये मैं भी चाहता हूँ कि भाई इन्हीं में से फंस जाए, लेकिन ऐसा मेरे को लग रहा है अंदर से कि थोड़ा तो कुछ आएगा, नया बाउंसर आएगा। आपको बस ये सोचना है कि वो सबके लिए है, मतलब जो भी नया टॉपिक आ गया वो सबके लिए है और आपको वही सोच के लिखना है। तरीका क्या होता है, एक वीडियो हम लोग का निबंध कैसे लिखें वो 20-25 मिनट का एक बार देख लेना, वो तो अच्छे डिटेल से बात किया हूँ। नॉर्मल बात करूँ तो पहली चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप आपके जो मेंस पेपर है ना उस हिसाब से तोड़ दो। कोई भी टॉपिक आ गया कि भाई क्या क्या मेंस पेपर में है, पहले इतिहास है तो उस चीज़ का ऐतिहासिक पहलू खोज लो, उसके बाद संविधान है तो संविधानिक खोज लो, लोक प्रशासन है प्रशासनिक सोच लो, फिर क्या आ गया छत्तीसगढ़ का इतिहास आ गया, फिर आपका तकनीक है तो तकनीकी पहलू सोच लो, पर्यावरण है तो पर्यावरणीय पहलू सोच लो। सब में हो सकता है पॉइंट ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगे। और क्या है पेपर 4 में, वैज्ञानिक पहलू सोच लो, गणितीय पहलू सोच लो अगर है तो, फिर आर्थिक पहलू सोच लो, इकोनॉमिक्स है, भौगोलिक सोच लो, ज्योग्राफी है, जनजाति वाला है तो जनजाति पहलू सोच लो, फिर दर्शन है तो दार्शनिक पहलू सोच लो, समाजशास्त्र है तो सामाजिक पहलू सोच लो, फिर क्या आ गया पेपर 7 तो कानूनी पहलू सोच लो, अंतर्राष्ट्रीय पहलू सोच लो, ठीक, शैक्षणिक पहलू सोच लो। तो इतने सारे चीज़ों में सोचोगे ना तो कुछ ना कुछ पॉइंट आएंगे आपके दिमाग में। दूसरा ना इतिहास में देख लो कि यार प्राचीन काल में क्या था, मध्यकाल में क्या था, जैसे महिला है प्राचीन काल में क्या था, मध्यकाल में क्या था, आधुनिक में क्या था, आज़ादी के समय क्या था, 70 के दशक में क्या था, 90 के दशक में क्या था, ऐसे करके इतिहास उसका ले जा सकते हो। तीसरा होता है कि ऐसे देख लो कि व्यक्ति के लेवल में क्या है, फिर परिवार के लेवल में क्या है। जैसे महिला की व्यक्ति के लेवल में अलग समस्या है, परिवार में अलग है, समाज में अलग है, राज्य में अलग है, देश में अलग है, दुनिया में अलग है, चंद्रमा में अलग होगी। तो ऐसे भी सोच सकते हो। तो इस टाइप का ना अलग अलग किसी भी चीज़ की संभावनाएं क्या हैं, किसी भी चीज़ की चुनौतियां क्या हैं, वो देख लो। और नॉर्मल आए तो ये हेडिंग डालना आपके सिलेबस में क्योंकि लिखा है, उसका कारण, उसका प्रभाव और आंकड़ों सहित। तो जिसमें भी आंकड़े डाल सकते हो ना, हेडिंग डाल के आंकड़े डाल देना। अगला सवाल ये आता है कि भैया कैसे लिखें। तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस लिखना है। बहुत पैराग्राफ में मत जाना, पैराग्राफ में भी जाना तो जो हेडिंग है उसको थोड़ा अंडरलाइन कर देना। और लाल नीली काली पेन से लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पेन से लिखना, स्कैन होगा सब वही हो जाता है। हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा डालना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग डालना है, लेकिन मैक्सिमम हेडिंग रहे। चलो अब आ ही जाते हैं, आप बोलोगे भैया ज्ञान ही ज्ञान दे रहे, सीधा ऐसे में ही आते हैं। पहला है जैसे छत्तीसगढ़ का बजट। अब इंट्रो आप कुछ भी, ये शायद उन्हीं का बजट भाषण से ही, पिछले बार के बजट भाषण का है वही मैं चिपका दिया। तो आप कुछ भी इंट्रो, अगर एक आध कविता विता याद है तो लिख सकते हो।
एक जो भी आपको मैं एक व्हाट्सएप में शेयर भी किया था अभी किस दिन, अच्छा लगा मेरे को कि याद भी हो सकता है वो करके, कि गोली लगी तो एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला रहीम और एक के मुंह से निकला रोटी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि पहले दोनों के पेट भरे हुए थे। हाँ, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ और तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। अब जो मैं बोला ना वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपन वो तो अपना हो जाएगा। फिर बजट का आप कुछ एक आध लाइन लिख सकते हो कि बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, सामाजिक प्रतिबद्धता, इनका एक दर्पण है। तो ऐसा करके आप इंट्रो जो भी सोचे होगे, और विकसित छत्तीसगढ़ कुछ चीज़ें ना बार बार यूज़ करो, जैसे विकसित छत्तीसगढ़ 2047, अंजोर विजन 2047, गति आपका क्या बोलते हैं, जो हमारे 4 स्तंभ हैं, इस टाइप का आप अलग अलग चीज़ें जो आप सोच सकते हो, कीवर्ड हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो ज्ञान से गति तक वाली चीज़ थी ना, ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, फिर गति वाली बात आ गई। और अभी का जो बजट है वो संकल्प की थीम पे आधारित है, जिसमें 5 तत्व हैं: नीति, न्याय, निवेश, निर्माण और नवाचार। ये आपके सुशासन के 5 तत्व हैं। तो इसको ना ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो इंट्रो हो गया। उसके बाद फिर ये आप हेडिंग डालना है आपको कि क्या क्या उसके वो चीज़ें हैं, डाटा क्या है। जो डाटा आपको याद है आप वो लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही डाटा लिखो। जैसे आप विनियोग और शुद्ध व्यय का आकार कर दिए। अब जो भी आपको पता है इसके बारे में आप वो लिखो। फिर आप बजट के बारे में पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हैं, और लगभग करके लिख सकते हो, लगभग 66,000 याद है जो भी। फिर अधोसंरचना के लिए कितना है, बाकी के लिए। तो बजट का जो भी डाटा याद है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही डाटा लिखो, आपको कुछ तो याद होगा ना बजट का डाटा। आपको जो डाटा याद है आप वो लिख दो। राजकोषीय की बात है कि जीएसडीपी का 2.87% है, ग्रीन बजटिंग की बात है। और उसके बाद फिर बजट के ना 7 मूल स्तंभ हैं। अब ये अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, आप जैसे तैयार किए वैसे ही लिखना। या तो आप संकल्प को छोटा लिख दो और बाकी फिर अलग अलग हेडिंग में डाल दो कि महिलाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है। या तो आप संकल्प में ही जैसा जनमन में दिया है वैसा कर सकते हो। जैसे संकल्प का जो एस है वो समावेशी विकास है। समावेशी विकास व क्षेत्रीय संतुलन की बात है कि इसमें समावेश में एक तो नक्सलवाद की बात है कि उसका अंत किया गया, एजुकेशन सिटी बन रही, अबू झमाड़ जगरगुंडा में ओलंपिक हो रहा है, बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक, कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। तो मतलब बस्तर और सरगुजा समावेशी मतलब होता है कि सभी को लेके। पहले एक इमेज थी छत्तीसगढ़ की कि यार मैदानी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और बस्तर सरगुजा पीछे जा रहा है। तो समावेशी विकास में हमको ये दिखाना है कि नहीं, बस्तर सरगुजा के लिए भी सरकार काम कर रही। और उसके बाद फिर पर्यटन की भी बात है कि चित्रकूट, तीरटगढ़, मैनपाट, इनको होम स्टे पॉलिसी। दूसरा जो है वो अधोसंरचना की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या दे रहे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है, एक तो सड़क संपर्क की बात है, कनेक्टिविटी की बात है पक्की सड़कों से, फिर रेल नेटवर्क की बात है, रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम स्टेट कैपिटल रीजन बना रहे हैं, ठीक, उसको मेट्रो बनाएंगे वहाँ। नया रायपुर का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, वृहद सिंचाई योजनाएं ला रहे हैं, सौर ऊर्जा क्रांति ला रहे हैं। तो और भी आपको जो भी याद है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आप वो लिख सकते हो। तीसरा है संकल्प में एन है निवेश से रिलेटेड। तो औद्योगिक नीति में निवेश की बात है कि नए उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करना है। फिर इन्वेस्टर कनेक्ट व लैंड बैंक की बात है, ओसाका में जो हुआ उसमें लैंड बैंक तैयार करने के लिए हुआ। फिर प्लग एंड प्ले फैक्ट्री, तो धमतरी के कचना में 17 एकड़ में प्लग एंड प्ले फैक्ट्री बनाई जा रही। औद्योगिक क्षेत्र को बजट दिया जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों को। खनिज प्रबंधन के लिए काम हो रहा है। और जो भी आपको लग रहा है कि निवेश में वो आ सकता है वो लिख सकते हो। कुशल मानव संसाधन में जैसे CGS योजना है, ACE मतलब ये आपके तो नॉर्मल भी आ सकता है, ACE मतलब असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कि जैसे आप लोग भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए 33 करोड़ का प्रावधान है।
जिसमें 3 घटक हैं। और ये सवाल आ ही सकता है 4 नंबर का, CGS क्या है? तो क्या है? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 33 करोड़ का प्रावधान। एक उड़ान है जो नीट जेई के लिए, शिखर है जो यूपीएससी सीजीपीएससी के लिए, और मंजिल है जो बैंकिंग एसएससी के लिए। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और परीक्षा केंद्र, तो 5 जो शासकीय कॉलेज हैं जिनमें बलौदा बाजार का भी कॉलेज है, वहाँ उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। और एक ना बड़ा परीक्षा केंद्र बना रहे हैं, मेगा परीक्षा केंद्र। फिर तकनीकी शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं, शिक्षा सहयोग की बात हो रही। फिर ए से अंत्योदय है। अंत्योदय मतलब जो अंतिम व्यक्ति वहाँ तक पहुँचे, जैसे उसमें नारी शक्ति सम्मान की बात है, लखपति दीदी की बात है, जनजातियों की बात है। मतलब अंत्योदय में महिला हो गई, जनजातियाँ हो गई और बुजुर्ग हो गए, तो इनके लिए अलग अलग प्रावधान है। फिर लाइवलीहुड की बात है। लाइवलीहुड मतलब आजीविका कैसे कैसे देंगे, तो उसके लिए कृषक उन्नति योजना है कि 3100 रुपये क्विंटल से खरीदी हो रही, निःशुल्क बिजली दे रहे हैं, डेयरी का विकास कर रहे हैं, भूमिहीन कृषक मजदूरों को दे रहे हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। फिर पी से है पॉलिसी से परिणाम तक, परफॉर्मेंस की बात कि उसको ट्रैक कैसे नीतियाँ तो आपकी अच्छी अच्छी हैं, उनको ट्रैक कैसे करेंगे, तो उसके लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बनाए हैं, राजस्व रिफॉर्म किए हैं उपहार के नाम से, रजिस्ट्री शुल्क में छूट दी गई है महिलाओं को 50% की, शिकायत निवारण की चीज़ें हैं, तो ये भी है। पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण किया गया कि 9% उनको दिया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री के कोर मिशन है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो 100 करोड़ की राशि दी गई। एक तो एआई के लिए मिशन है, दूसरा पर्यटन विकास के लिए। सीधा सीधा ध्यान रखना, मुख्यमंत्री का है तो एक एआई का, पर्यटन विकास का, खेल उत्कर्ष अभियान है, अधोसंरचना के लिए, और स्टार्टअप और निपुण मिशन है स्टार्टअप के लिए। फिर बजट के लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो ये सब ना हेडिंग डाल डाल के लिखना कि पहला भौगोलिक दो, पहला डालो या ऐसे बिंदु बना दो, दिखे उनको कि अच्छा ये 6 पॉइंट फिर हो गए यार, फिर ये 10 पॉइंट फिर हो गए, क्योंकि हर स्टेप की मार्किंग है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट डालोगे ना उतना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। चुनौतियाँ, एक तो भौगोलिक दुर्गमता हो गई, राजकोषीय दबाव हो गया, भाई बहुत खर्च हो रहा है ना ये सब योजनाओं में, मानव संसाधन कम है, डिजिटल डिवाइड है, विविधीकरण की धीमी गति है कि अब हम धान ही धान उगा रहे हैं हमारे किसान, बाकी तो उगा ही नहीं रहे। पंचायतों की क्षमता भी कम है, मतलब टेंडरिंग तो दे दिए लेकिन उनको उतनी क्षमता नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं। आगे क्या कर सकते हैं, तो जनजाति मानव विकास कर सकते हैं, हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन बजटिंग, डिजिटल छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं, महिला नेतृत्व की बात कर सकते हैं, फिर पर्यावरण की बात कर सकते हैं। मतलब जो जो चुनौतियां हैं, जैसे धान है तो विविधीकरण कर सकते हैं, पंचायत का सशक्तिकरण कर सकते हैं, एआई की बात कर सकते हैं, और आखिरी में आप निष्कर्ष लिख सकते हो। तो कुछ भी आप याद रखो। फिर अगला जो एसे है वो नक्सलवाद के बारे में। नक्सलवाद कुछ भी आप एक चालू करो, मैं हेडिंग समझा रहा हूँ आपको। देखो नक्सलवाद में हेडिंग क्या क्या है। सबसे पहली हेडिंग आपकी भूमिका हो सकती है कि कैसे कैसे नक्सलवाद चालू हुआ, ठीक। मतलब भूमिका में आप इंट्रो दोगे कि नक्सलवाद बस्तर में है, शुरू में ये बंगाल से चालू हुआ, अभी सरकार की नीति 31 मार्च 2026 तक ख़त्म करने की थी, ऐसा करके तो एक आध आप वही लाइन लिख सकते हो कि गोली लगने के बाद एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, तीसरे के मुंह से निकला आलू, तो ऐसा कुछ चालू कर सकते हो। फिर उसकी दूसरी हेडिंग हो जाएगी इतिहास। इतिहास में आप नक्सलवाद का इतिहास बताओगे कि नक्सलवाड़ी से चालू हुआ, चारू मजूमदार, कानू सान्याल, इस टाइप के लोग, चीन से भी समर्थन था, बाकी चीज़ें। फिर नक्सलवाद का इतिहास हो गया, फिर उसका विकास बताओगे कि कैसे कैसे विकास हुआ उसका। तो शुरू पहला चरण है जो 75 तक है, 67 से, दूसरा चरण 75 से 2004 तक है, तीसरा चरण अभी तक है 2004 से आगे तक। फिर बस्तर में टाइमलाइन आप देख सकते हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको देखना है ना, तो ये जनमन का ही है ये। तो बस्तर में 80 में कोडापल्ली सीतारमैया, और इसमें मैं ये बोलूँगा कि जो आपको याद है ना वही लिखना, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा लिखो, कुछ कुछ याद है, जो याद है वो लिखो। जो फैक्ट याद है, हो सकता है इसमें वो ना लिखा हो, वो लिख दो आप। झीरम घाटी याद है, लिख दो।
हिड़मा कुमारे वो याद है, वो लिख दो ऐसा करके। फिर इनके लक्ष्य क्या हैं, देखो ये अलग अलग हेडिंग नहीं हो रही, समझ रहे। पहले भूमिका एक, और यही आपको याद करना है, पहली हेडिंग भूमिका, दूसरी हेडिंग इतिहास, तीसरी हेडिंग विकास, चौथी हेडिंग बस्तर में टाइमलाइन क्या है, पांचवी हेडिंग भले आप बस्तर में टाइमलाइन 4 लाइन लिखो लेकिन दिखना चाहिए कि अच्छा इसके बारे में भी बताया। फिर आपको दिखाना है कि इनके लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ना, प्रशासनिक शून्यता करना, हिंसक सत्ता हथियाना, अविकसितता का अनुचित लाभ उठाना, ये सब उनके लक्ष्य हैं। फिर इनके मुद्दे क्या क्या हैं, मुद्दे क्या हैं नक्सलवाद के, तो एक तो सामाजिक आर्थिक विषमता का दोहन है कि भाई विषमता है, गरीब है वहाँ, मासूमों को जबरन भर्ती करते हैं। फिर एक मुद्दा शहरी नक्सलवाद का भी है कि यार जो शहर में बैठे लोग हैं वो भी युवाओं को भड़काते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जन अदालत चलाते थे, अवैध वसूली करते हैं, टावर को पटरी को उखाड़ फेंकते हैं, ये अलग अलग हैं। फिर हम कारण देखेंगे कि नक्सलवाद के कारण क्या हैं। तो मैं वही बोला ना, आप मेंस का सिलेबस उठा लो, राजनीतिक कारण हो गए, आर्थिक कारण हो गए, औद्योगिक कारक हो गए, बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो गया, जल जंगल ज़मीन का मुद्दा हो गया। फिर आंकड़े हैं, आंकड़े भी आप ये देख लो कि यार जो आपको याद है ना उतने लिख दो, या लगभग लगा के लिख दो कि आपको लग रहा है कि नक्सली पुलिस मुठभेड़ कितनी हुई, इतनी हुई, कुल नक्सली 1600 मारे गए, तो लगभग 1500 से अधिक नक्सली मारे गए, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य धारा में लगभग 8500 नक्सली आए। तो ऐसे जो आपको 2-4 लाइन याद है ना, निर्दोष नागरिक लगभग 2000 हुए, तो ऐसा करके आप बता सकते हो। फिर प्रमुख नक्सली हमले जो जो आपको याद है आप वो बता सकते हो कि जहानाबाद वाला है, ताड़म तेला हमला है, दंतेवाड़ा में हुआ, जीरम घाटी में हुआ, सुकमा में हुआ, इंद्रावती वन संघर्ष हुआ। फिर नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो आप बता सकते हो कि अलग अलग राज्य हैं। भारत का नक्शा भी छोटा सा बना सकते हो, छत्तीसगढ़ का छोटा सा बना सकते हो कि छत्तीसगढ़ के इस एरिए में ज़्यादा है। फिर इनके प्रभाव क्या हैं, तो एक हेडिंग और हो गई कि उग्रवाद है, विकास में बाधा है, लोकतंत्र में व्यवधान है, बुनियादी अधोसंरचना नहीं हो पाती। फिर दिक्कत क्या है अभियानों में, तो खुफिया जानकारी और समन्वय की कमी थी, गुरिल्ला युद्ध नीति दिक्कत है, मानवाधिकार की चिंताएं, संसाधनों की सीमाएं। फिर सरकार की योजनाएं क्या क्या बनी, तो एक तो सैन्य अभियान बना जिसमें एक समाधान सिद्धांत था, सबका अलग अलग फुल फॉर्म है, जो याद रहे याद रखना। ग्रीन हंट आया, सुरक्षा कैंप का विस्तार हुआ। कैंपों का 2 काम था, एक तो तुमको नक्सलवाद से भी लड़ना है, दूसरा विकास भी करना है। फिर स्थानीय सुरक्षा बल बने कि जो लोकल सरेंडर नक्सली थे या लोकल लोग थे उनसे उनको जोड़ा गया, आधुनिक तकनीक लाई गई। फिर दूसरा इनकी नीति थी कि आत्मसमर्पण, कि भाई लोन वर्राटू वाली बात आई कि घर वापस आइए, ठीक, पुनर्वास किए कि तुम अगर वापस आओगे तो तुमको ज़मीन दी जाएगी, घर दिया जाएगा, बाकी चीज़ें दी जाएंगी। फिर विकासात्मक काम भी किए गए, मतलब 3 स्तर पे, एक तो बंदूक से डराए धमकाए, दूसरा तो वापस आ जाओ बोले, और तीसरा बोले कि विकासात्मक कार्य की नियत निल्ला नारी योजना हो गई, रोशनी योजना हो गई, बस्तर मुन्ने हो गया। ये भी 2-4 नंबर का आ सकता है। बस्तर मुन्ने मतलब अग्रणी बस्तर, कि ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर ग्रामीणों को राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, दस्तावेज ये सब दिया गया, तो इसको बस्तर मुन्ने बोलते हैं। फिर फिर है कि बस्तर में पहली बार समझ लो नए कैंप लगे, तिरंगा फहराया गया। फिर बस्तर 2.0 का डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या क्या है, तो SCFE, एस से है सेचुरेशन मतलब योजनाओं का लाभ पहुँचे, सी से है कनेक्ट मतलब कनेक्टिविटी हो, एफ से है कि ऋण मिले, ई से है एम्पावर हो शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा, और एक ई और है, ई उस ई से है कि इंगेज किया जाए, जैसे बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम। तो ये स्टेप के कीवर्ड ना याद रखना, SCFEE, ये बस्तर 2.0 का रोड मैप है। फिर एक है आगे की राह क्या हो, तो सुशासन और प्रशासनिक सुदृढ़ता हो, अधोसंरचना हो, मानवीय पुनर्वास हो, वित्तीय नियंत्रण के कड़े उपाय हो, रोजगार सृजन हो, आधुनिकीकरण हो। फिर निष्कर्ष है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इतनी सारी हेडिंग है, आपको ना सभी हेडिंग में लिखना है,
जितनी ज़्यादा हेडिंग लिखोगे, जितनी ज़्यादा सब हेडिंग लिखोगे, उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलने की संभावना रहेगी। तो वो आपको ध्यान रखना है कि भाई अच्छा मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग और सब हेडिंग बनाना है। फिर अगला ऐसे कौन सा है, तो बस्तर 2.0 के बारे में। तो नक्सलवाद एक आपको आइडिया लग गया होगा, पढ़े सब हो, लिख भी सब लोगे, लेकिन ना ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग सब हेडिंग मेन है। पूरा खेलना कंपैरेटिव है। अब मान लो एक बच्चा ऐसे लिखा, सब लिखा, और दूसरा बच्चा ऐसे लिखा, वो 16 सब हेडिंग डाला। ये तो सब हेडिंग है, मतलब 16 हेडिंग है, हर हेडिंग के अंदर 4 सब हेडिंग है, तो कम से कम वो 64-65 पॉइंट डाला। उसको एक पॉइंट का आधा नंबर भी दे रहे हैं तो भी उसको 32-33 नंबर मिल गया। तो ऐसे करके ना, और अगर इतनी हेडिंग डालने के बाद किसी को 32 मिला, तो दूसरे को अगर वो 8 हेडिंग डाला है तो उसको भाई 28 मिलेगा ना, कम मिलेगा इससे। तो खेलना कंपैरेटिव है पूरा पूरा। कोई 20 सब हेडिंग डाल के लिख दिया तो 16 वाले को और कम मिलेगा, तो और हेडिंग सोच लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग सब हेडिंग डाल के लिखना है आपको। फिर बस्तर 2.0 है, तो ये शब्द तो याद रखना, SCFEE रणनीति जो है, FE स्क्वायर करके है। तो बस्तर 2.0 में एक तो प्रस्तावना लिखेंगे कि बस्तर क्या है, सांस्कृतिक गौरव है, संघर्ष से मुक्ति हुई, नक्सलवाद खत्म हुआ। फिर इसमें क्या है, पहला सेचुरेशन, मतलब जो भी योजनाएं हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि पहला उद्देश्य उसका कि जो भी योजनाएं हैं सरकारी, वो 100% तक पहुँचे, 100% लोगों तक पहुँचे, राशन कार्ड मिले सबको, बिजली मिले, आधार मिले, आयुष्मान कार्ड मिले, सब मिले। दूसरा है संपर्क वाली बात कि बस्तर जुड़े। नक्सलवाद क्या किया, काट दिया ना बस्तर को कि सड़क मत बने, ट्रेन ना चले, तो इनका है कि सड़क, ट्रेन, पुल सब हो। तीसरा है सुविधा मिले कि किसानों को, उद्यमियों को, निवेशकों को, जिससे व्यापार बढ़े, कृषि बढ़े, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चौथा है सशक्तिकरण हो, किससे होगा, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कौशल से। जो आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, उनका सशक्तिकरण हो। और पांचवा सहभागिता हो कि जो युवा हैं अभी तक जो नक्सलवाद की तरफ जुड़ रहे थे, अब वो कंस्ट्रक्टिव कार्यों में जुड़े, आए ना भाई, PSC की तैयारी करें, बस्तर पंडुम में जाएं, अपनी कला दिखाएं, बस्तर ओलंपिक में जाके खेल खेलें। तो ये चीज़ें हैं। फिर क्या है, ढांचे में क्या क्या है, सड़क बनी, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, रेल हवाई सड़क निर्माण है, विद्युतीकरण है। फिर एजुकेशन सिटी बनी, खेल प्रतिभाएं हैं, चिकित्सा का विस्तार है, कृषि में इंद्रावती नदी आई, व्यापक सिंचाई क्षमता आई, क्लस्टर बने। फिर नियत निर्णय 2.0 आया। इसमें क्या है कि नियत निर्णय में क्या है, आपका अच्छा गांव, तो प्राथमिक स्कूल भवन बने, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, और इसीलिए इसको 10 जिलों में बढ़ा दिया गया। फिर बस्तर मुन्ने आया कि शिविर लगा के पूछा गया। और नक्सल मुक्त घोषित होने वाली पंचायतों को एलवद योजना के तहत 1 करोड़ की विशेष विकास राशि, तो एलवद योजना भी पूछ सकती है। फिर पर्यटन के लिए काम हुए, विश्व पर्यटन मानचित्र पे बस्तर का नाम आया, स्टार्टअप नीति आई, कौशल और रोजगार के कीर्तिमान आए। फिर चुनौतियाँ आप बता सकते हो कि भाई एक तो भौगोलिक दुर्गमता है, डिजिटल डिवाइड है, सांस्कृतिक संरक्षण चाहिए। आगे क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, गांव के लोगों को जोड़ सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। भाई बस्तर की चीज़ें जैसे ढोकरा आर्ट है, वहाँ के खेल हैं, कि ब्रांडिंग होना चाहिए ना। और निष्कर्ष में अपन लिख सकते हैं कि सुशासन का युग है, बंदूक से ब्रांडिंग का नया सफ़र है, विकसित भारत 2047, विकसित छत्तीसगढ़ 2047, संजोर विज़न, ये सब डाल सकते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ के 25 सालों की विकास यात्रा। तो एक आध आप चिपका सकते हो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भाषा और आकांक्षाएं विशिष्ट हैं, अलग राज्य बनाना जनता के आत्मसम्मान और विश्वास की दिशा में एक आवश्यक कदम है। अब शुरू में हम तो बताएंगे कि भाई 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना और 25 साल होने वाले हैं इनके, हो गए हैं, तो शून्य से शिखर की ओर बढ़ रहे हैं हम। फिर शुरू में राज्योत्सव के बारे में बताएं, जिसमें हम रजत जयंती वर्ष मनाए हैं, जो नवा रायपुर में 1 से 5 नवंबर तक मनाया गया। सभी लोग आए, कोसा कॉफ़ी टेबल बुक, बाकी चीज़ें हुई।
फिर हम बताएंगे कि कैसे कैसे विकास यात्रा हुई। जैसे प्रशासनिक ढांचा की बात करें तो शुरू में 3 संभाग थे, 16 जिले थे, अब 5 संभाग हो गए, 33 जिले हो गए। तो ये बता सकते हैं, पटवारी हल्के बढ़ गए, राजस्व और नगरीय आधुनिकीकरण हो गया, डिजिटल गवर्नेंस आ गई। फिर आर्थिक विकास की बात कर सकते हैं कि शुरू में हमारी जीएसडीपी बहुत कम थी, 25,000 करोड़ थी, अब 25 गुना ज़्यादा हो गई। हमारा राजकोषीय अनुशासन बढ़ा, बैंकिंग बढ़ी, बाकी चीज़ें बढ़ी। फिर कृषि की बात कर सकते हैं कि कृषि वाला वो डाटा आप याद करते होगे ना कि पहले कितनी सिंचाई क्षमता थी, अब कितनी है। तो जो डाटा आपको याद है आप वही चिपकाओ, ज़रूरी नहीं कि आप यही याद करो। धान की खरीदी खूब बढ़ी। फिर औद्योगिक में खनिज राजस्व आपका बढ़ा, ऊर्जा बढ़ी, सड़क नेटवर्क बढ़ा, शैक्षणिक संस्थान बढ़े, स्वास्थ्य संकेतक बढ़े, आईएमआर कम हुआ, एमएमआर कम हुआ, बस्तर की तस्वीर बदली, नियत नल्ला योजना, ब्रांडिंग, सांस्कृतिक अस्मिता मतलब छत्तीसगढ़िया होने पे गर्व की बात आई, अरपा पैरी की धार राजकीय गीत बना, तीजा पोला पे तीजा हरेली इन पे अवकाश घोषित हुआ, रामवन पथ गमन परिपथ की बात हुई, आपके क्या बोलते हैं शक्तिधाम परियोजना आई, शहरी सुशासन की बात आई, खेल हुआ, युवा सशक्तिकरण हुआ। तो जो जो आपको याद आए ना आप वो सब लिख सकते हो यहाँ पे। फिर चुनौतियाँ आप बता सकते हो कि भाई नक्सलवाद पूरी तरीके से ख़त्म करना है, औद्योगिक विकास करना है लेकिन साथ साथ पर्यावरण को संतुलित कर रखना है, मानवीय पुनर्वास और पोषण की बात है, डिजिटल डिवाइड एक दिक्कत है। आगे क्या रख सकते हैं कि सुरक्षा, विश्वास, विकास इनकी बात कर सकते हैं, नेट जीरो लक्ष्य कर सकते हैं। मतलब वैसा ना हो जैसे हसदेव में हो रहा है कि बस काटो वाली बात नहीं, लगाना भी है। तकनीक आधारित शिक्षा हो सकती है, सी मार्ट की बात हो सकती है। और फिर निष्कर्ष बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ देश के ग्रोथ का इंजन है। अगला टॉपिक जो है वो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति है। अब आप बता सकते हो कि 2024 से 30 तक है, छत्तीसगढ़ की नई आशा के रूप में इसे किया गया है। अब शुरू में ना मैं हेडिंग बता रहा हूँ, जैसे भूमिका लिखे, फिर पृष्ठभूमि बता दो कि क्यों ज़रूरी है भाई। छत्तीसगढ़ में संसाधन बहुत हैं, पारंपरिक नीतियों की सीमा थी अलग अलग, अब हर नीति की अपनी सीमा रहती है। अब अभी के हिसाब से नई नीति की ज़रूरत थी। क्षेत्रीय संतुलन है हमारे यहाँ, बस्तर सरगुजा बहुत पीछे हैं। और आधुनिक समय जो है अब एआई का दौर है, बाकी चीज़ें हैं, मेक इन इंडिया की बात है, तो हमारी नीति भी उनसे जुड़ के रहना चाहिए। तो अगली हेडिंग हो गई पृष्ठभूमि, ज़रूरी क्यों है। अगला उसकी अवधि और दायरा क्या है, तो 1 नवंबर 24 से लागू हुई, 30 तक रहेगी। उसके बाद फिर निवेश प्रस्ताव आए, बाकी चीज़ें हैं। फोकस क्या है हम बता सकते हैं, जैसे इसका मेन फोकस है कि निवेश बढ़े, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, पर्यावरण संतुलन रहे। फिर उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में फिर पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि पहला निवेश अनुकूल वातावरण बने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा रहे, क्षेत्रीय विकास हो कि जो बस्तर सरगुजा पिछड़े क्षेत्र हैं उनका भी विकास हो, थ्रस्ट सेक्टर को बढ़ावा मिले, जैसे कृषि है, खाद्य प्रसंस्करण है, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी है, स्थानीय रोजगार भी मिले, ये नहीं कि हमारे रोजगार सब खत्म हो जाए। और साथ साथ हरित विकास हो, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा विकास जो है वो नुकसानदेह, ऐसा हो कि वो पृथ्वी को, पर्यावरण को साथ लेके चले। फिर अगली हेडिंग डालेंगे कि उद्योगों का वर्गीकरण किया गया, जैसे सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बृहद उद्योग। 1 करोड़ से कम का निवेश है तो सूक्ष्म, 1 से 10 है तो लघु, 10 से 50 करोड़ तक है तो मध्यम, और 50 से अधिक है तो वृहद। फिर मेगा, अल्ट्रा मेगा, ये सब भी है। फिर एक थ्रस्ट सेक्टर है, थ्रस्ट मतलब जिसको ज़्यादा प्राथमिकता देना है, जो ज़्यादा प्राथमिकता वाले हैं, कम प्रदूषण है और ज़्यादा रोजगार देने वाले उद्योग जो हैं। सामान्य मतलब नॉर्मल, उसके अलावा। फिर क्षेत्र के आधार पे भी हम बांटे, एक तो विकसित ब्लॉक, 10 विकसित ब्लॉक जो हैं, जैसे रायपुर का दरसीवा, दुर्ग का पाटन। फिर एक मध्यम विकासशील ब्लॉक है, जैसे धमतरी, महासमुंद, और एक पिछड़े ब्लॉक हैं जैसे बस्तर सरगुजा। तो इसमें ज़्यादा सब्सिडी, जैसे अगर आपको बस्तर में उद्योग लगाना है तो आपको ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। फिर थ्रस्ट सेक्टर कौन कौन से हैं जिनमें ज़्यादा फोकस है सरकार का, तो एक तो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण है, कि जो फूड हमारी कृषि से सब्जी हो रही, फल हो रहे हैं, तो इनको अच्छे से आप प्रसंस्करित करो। दूसरा ईवी और बैटरी निर्माण है, अभी ईवी का खूब चल रहा है क्योंकि। तीसरा वस्त्र परिधान वाले हैं,
औषधि वाले हैं, आईटी रोबोटिक्स एआई की बात है, रक्षा उत्पादन है, लघु वनोपज उद्योग हैं, ये सब सरकार के थ्रस्ट उद्योग हैं। फिर सरकार का एक और है कि एमएसएमई जो है और सेवा क्षेत्र, इनको बढ़ावा देना। तो सेवा क्षेत्र को औपचारिक रूप से उद्योग का दर्जा प्राप्त है। सेवा क्षेत्र में लॉजिस्टिक कोल्ड स्टोरेज हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, पर्यटन हो गया। फिर एमएसएमई के लिए नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की बात हुई, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज छूट, विद्युत शुल्क से मुक्ति। फिर विशेष वर्गों के लिए भी प्रावधान, ये अलग हेडिंग आप डालोगे कि महिला उद्यमी जैसे हैं, छत्तीसगढ़ की जो मूल निवासी महिलाएं हैं, उनकी अगर हिस्सेदारी 51% से अधिक है तो उनको सामान्य से 10% ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी। SC/ST उद्यमियों के लिए भी अलग से है, दिव्यांगों के लिए अलग से, पूर्व सैनिक, अग्निवीर, नक्सल पीड़ित, आत्मसमर्पित नक्सली, इनके लिए भी, थर्ड जेंडर के लिए भी। तो ये सब है। फिर रोजगार सृजन पर फोकस है, मतलब लक्ष्य है कि विशाल रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को आरक्षण मिले। जैसे अकुशल पद पे 100% आरक्षण है, कुशल जो स्किल्ड जॉब है उस पर 70% स्थानीय नागरिक होने चाहिए, और जो प्रशासनिक पद है उसमें 40% होने चाहिए। फिर स्टार्टअप को बढ़ावा है, ट्रेनिंग सहायता की बात है। फिर अपन शुरू में समझे कि ये था कि भाई बाहर के लोग उद्योग लगाए, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है कि सिंगल विंडो सिस्टम है, कोई फिजिकल कांटेक्ट आपको नहीं रखना है, सब ऑनलाइन कर देंगे। नागरिक रिफॉर्म की बात है, उच्च स्तरीय समितियाँ बनेंगी। फिर हमारी जो औद्योगिक नीति है वो पर्यावरण को भी मान रही है, ये भी एक हेडिंग है। मतलब हेडिंग इसीलिए बना दिया हूँ कि हरित उद्योगों को प्राथमिकता है। एटीपी संयंत्र जो हैं, जो अपशिष्ट का शोधन करते हैं खुद से, उनको सीधा अनुदान दिया जाएगा 50%, ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, प्रोजेक्ट ग्रांट दिया जाएगा। फिर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए जो समूह 3 अपन विकास खंड बनाए, जो बस्तर सरगुजा के, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बुनियादी ढांचे और नए पार्कों का विकास किया जाएगा। स्टाम्प शुल्क से 100% मुक्ति दी जाएगी। निजी औद्योगिक पार्कों को भी अनुदान दिया जाएगा। निर्यात और लॉजिस्टिक सहायता भी दी जाएगी। फिर है आपका कि विशेष योजनाएं क्या हैं, तो एक उद्यम क्रांति योजना है, जो राज्य के जो शिक्षित युवा हैं वो स्वयं का अपना विनिर्माण या सेवा व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज पर ऋण ले सकते हैं। फिर बेस्पोक पैकेज है, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं मुख्यमंत्री विशेष रूप से कस्टमाइज प्रोत्साहन कर सकते हैं। फिर बीमार और बंद उद्योगों का पुनरुद्धार किया जाएगा। शेयर मार्केट प्रोत्साहन है, अनुसंधान और विकास की बात है। फिर चुनौतियां क्या हैं, और उसी के साथ समाधान भी लिख दिए। एक चुनौती है लाल फीताशाही और प्रशासनिक विलंब, इसके लिए आप सिंगल विंडो सिस्टम कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो सब चीज़। फिर अपात्र उद्योगों द्वारा सब्सिडी का दुरुपयोग करते हैं लोग, तो आप सीधा सीधा अपात्र कर दो ना कि यार गुटखा, पॉलीथीन इनको नहीं है। फिर सुदूर अंचलों में बुनियादी ढांचे का अभाव है, तो वहाँ आप ज़्यादा सब्सिडी दो, ज़्यादा फोकस करो। स्थानीय स्तर पर तकनीकी कौशल की कमी है, तो यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट रहें कि लोग तकनीकी कौशल भी आ जाए। औद्योगिक अपशिष्ट ज़्यादा होता है, तो उसके लिए संयंत्र पे अनुदान है। बीमार इकाइयों के कारण पूंजी का अवरुद्ध होना है, तो उनको नवीन इकाई का कानूनी दर्जा दे दो। फिर आखिरी में तुलना है कि जैसे हमारी जो औद्योगिक नीति अन्य भारतीय राज्यों से कैसे है। जैसे हम समूह 3 के लिए 35 से 45% अनुदान दे रहे हैं, बाकी यहाँ 20 से 25 ही है। महिलाओं के लिए 10% का दे रहे हैं, बाकी जगह इतना नहीं है। सेवा क्षेत्र के लिए उनको उद्योग का दर्जा दिया गया, 150% तक का कुल वित्तीय पैकेज है। नक्सलियों के लिए आपको नवीन इकाई मानना है, नक्सल पुनर्वास की बात है, लॉजिस्टिक की बात है। तो ऐसा करके आप एक पॉइंट तुलना भी कर सकते हो बाकी लोगों से, और आखिरी में निष्कर्ष लिख सकते हो कि हमारा चीज़ें हैं। अगला जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ अंचोर विजन 2047 है। शुरू में तो हम वही बताएंगे कि भाई 75वें वर्ष में है, और अंजोर विजन जैसे विकसित भारत है, तो उसी तरह विकसित छत्तीसगढ़ की बात। वो नीति आयोग बनाया, हमारा राज्य नीति आयोग बनाया है, और इसमें 1 लाख से अधिक नागरिकों से सुझाव लिए गए और उसके बाद बनाया गया। लक्ष्य क्या है, पहला तो आर्थिक महाशक्ति बनने का लक्ष्य है कि हमारा है 75 लाख करोड़ की GSDP कर लें।
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान है 2% से ज़्यादा का हो जाए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए। तो ये सब हमारे लक्ष्य हैं कि हम 2047 तक क्या करेंगे। कृषि का क्या है कि जीडीपी में योगदान जो है 15% पे आएगा, लेकिन कृषि उत्पादन खूब बढ़ जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में हाईटेक निर्माण होगा, सेवा क्षेत्र आर्थिक इंजन बनेगा। फिर शहरीकरण के मानक हैं, तो जो आपको याद रहे ना वही याद रखो, लोड मत लेना कि इतना सारा है। जो सरल सरल टाइप के ना, जैसे बेरोजगारी दर तो याद हो जाएगी ना कि 1% से भी कम करना है, तो ऐसी चीज़ें याद रख लेना। तो ये लक्ष्य हैं कुछ कुछ। फिर क्या क्या है, तो एक उत्तम शिक्षा मिशन है। इसमें क्या है, शिक्षा के लिए हम क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा का युक्तियुक्तकरण करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से स्कूल बनाएंगे, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा देंगे, तकनीकी संस्थान बनाएंगे, कौशल विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो पहला शिक्षा के बारे में क्या क्या फोकस है वो समझ लो। फिर स्वास्थ्य है, तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव मतलब कि यार बीमार पड़ने के बाद अस्पताल जाते हो ना, बीमार ही ना पड़ो, ये हमारा फोकस रहेगा। मेडिसिटी बनेगी कि वहाँ पूरी सिटी रहेगी जहाँ आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा डिजिटल, सब चीज़ डिजिटल रहेगा, आपका पूरा रिकॉर्ड रहेगा डिजिटल। वित्तीय स्वास्थ्य पर सुरक्षा चक्र रहेगा, 10 लाख तक का बीमा मिलेगा। फिर टूरिज़्म की बात है कि हर चीज़ डिजिटलीकरण कर देंगे, जो लोक कला है, लोक गाथा है, वाद्य यंत्र है, कला का एकीकरण करेंगे, सांस्कृतिक अवसंरचना बनाएंगे, वैश्विक पर्यटन सर्किट बनाएंगे। फिर ये तो हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कला हो गया। उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं कृषि की, वन की, उद्योग की। तो कृषि में क्या है, अंजोर विज़न में कि क्लस्टर आधारित विविधीकरण होगा, कोल्ड चेन बनाएंगे, एग्रोटेक की बात करेंगे, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की बात है। वन में क्या है कि छत्तीसगढ़ हर्बल के लिए है ना, तो उसकी ब्रांडिंग करेंगे, जीआई टैगिंग की कोशिश करेंगे, आयुष और वेलनेस सेंटर बनाएंगे। जड़ी बूटी तो बहुत है ना हमारे यहाँ। फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात है कि वैल्यू एडिशन करेंगे, अब हम टमाटर बेचते हैं, उसी का सॉस बना के बेचेंगे यार। औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, एमएसएमई का सशक्तिकरण करेंगे, एआई की बात है, आईओटी की बात है, तो ये सब है। फिर आधारभूत संरचना में क्या है कि स्टेट कैपिटल रीजन की बात है, कनेक्टिविटी की बात है, स्टेट आईटी मिशन की बात है, नया रायपुर को टेक्निकल हब बनाएंगे। फिर गुड गवर्नेंस की बात है, इसी में न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। फिर निवेश करना है, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ की बात है। फिर हरियर छत्तीसगढ़ की बात है कि यार अक्षय ऊर्जा की बात। फिर दिक्कतें क्या हैं इसमें, पहला तो है पर्यावरण संरक्षण कि एक तरफ विकास है, दूसरे तरफ पर्यावरण संरक्षण। दूसरा सामाजिक असमानता है, क्षेत्रीय असमानता है कि आदिवासी महिलाएं ये पीछे हैं, बस्तर सरगुजा पीछे। सुरक्षा जोखिम है नक्सलवाद वाला। आखिरी में हम वही निष्कर्ष लिखेंगे कि भाई अंजोर विजन बहुत ज़रूरी है, सामाजिक समावेशन ज़रूरी है, विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ भी ज़रूरी है। तो ये अंजोर विज़न है। फिर ये सब है ही है पीडीएफ में, आप लोग बोलोगे तो एक बार मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। मेन ना हेडिंग पढ़ लेना, और बोलोगे तो इसको और छोटा कर देंगे यार रिवीजन करने के हिसाब से। तो सभी लिख दिए हैं, एक बार पढ़ लेना। और मेन मैं ज़्यादा इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये मत लगे कि यार ये भी छूट गया वो भी छूट गया, एक बार देख लेना, मैं बस ये बोल रहा हूँ। धोखे से आए तो ब्लैंक होने से अच्छा कुछ तो पता हो आपको। तो ये सब अलग अलग टॉपिक हैं, ये इम्पॉर्टेंट जो आप बोले थे वो अपन कर लिए। तो एक वो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम भी देख लेना, आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया से पढ़ाई करो, बोलोगे तो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ये लग रहा है कि वीडियो बनाने से और नुकसान मत हो जाए आप लोग का, और डरने मत लगो। तो अगर बोलोगे नहीं भैया नहीं डरेंगे, ये भी बना दो, तो बना देंगे यार, क्या दिक्कत है। तो बढ़िया से, मेन है मैं चाह रहा हूँ आप लोग सफल हो, अब वो कैसे सफल होना है वो आप बताओ। और किसी को, मेन अभी मेरा जो फोकस है कि कोई व्यक्तिगत अगर किसी को दिक्कत है बिल्कुल मैसेज करना, मैं लगातार रिप्लाई कर रहा हूँ। तो व्हाट्सअप नंबर आप लोग के पास होगा ही, 888788000708, उसमें मैसेज कर देना, कोई भी दिक्कत है मैं आपको पर्सनल कोशिश करूँगा 1-2 घंटे के अंदर रिप्लाई करने की। जब तक मेंस है तब तक तो मैं तैयार रहूँगा, उसके बाद फिर मेरे भी अपने काम है, मैं उसमें लगूँगा। लेकिन अभी आप लोग प्राथमिकता में हो, तो बढ़िया से तैयारी करो, बढ़िया से पढ़ो, और कोई भी दिक्कत है बिल्कुल बताओ। ऑल द बेस्ट।